नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम जो यूपी टीजीटी की श्रृंखला हमारी चल रही है नागरिक शास्त्र की, उसमें हम राजनीतिक मूलभूत अवधारणाओं के तहत लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र का अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये चार मूलभूत अवधारणा पढ़ चुके हैं। अब हम नई मूलभूत अवधारणा स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी और अधिनायक तंत्र का मतलब है डिक्टेटरशिप। अधिनायक तंत्र में अधिनायक तंत्र को हम राजतंत्र के रूप में समझ सकते हैं, जहां पर राजा का तंत्र होता है राजतंत्र। देखिए यहाँ लिखा है लोकतंत्र व्यक्तियों की स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि अधिनायक तंत्र राज्य को सर्वोपरि मानता है। इसमें निरंकुश संस्था है, राज्य को निरंकुश संस्था मानता है। तो जो निर्णय है वो राज्य लेगा लोगों के लिए, और जैसा करेगा जो करेगा वो राज्य करेगा। इसमें लोगों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। और लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए, ये शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। देखिए लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि अधिनायक तंत्र राज्य को सर्वोपरि मानता है। लोकतंत्र उदारवाद की देन मानी जाती है। जब उदारवाद का जन्म हुआ तभी से लोकतंत्र का भी जन्म माना जाता है। 17वीं सदी और 16वीं सदी में किस तंत्र का बोलबाला था, वो था आपका राजतंत्र। राजतंत्र का बोलबाला था। फिर 18वीं सदी में जब अमेरिका क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति हुई, तभी अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति का ही नारा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही नारा था। फ्रांसीसी क्रांति में भी लोकतंत्र का उदय हुआ। संवैधानिक शासन की शुरुआत और संवैधानिक शासन की शताब्दी 18वीं सदी को मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका 19वीं सदी में व्यक्तिगत लोकतंत्र आया। 20वीं सदी में फिर आपका विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र आया। फिर इसके आगे बहुलवादी लोकतंत्र आया। व्यक्तिवादी लोकतंत्र, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, जैसे नकारात्मक उदारवाद आया, उसी तरीके से व्यक्तिवादी लोकतंत्र, यानी कि हम इसे एक तरीके से नकारात्मक लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें व्यक्ति को इतनी छूट दे दी गई थी, व्यक्ति जो है सर्वोपरि हो गया था, और वो अपने हिसाब से फैसले लेने लगा था, अपने हिसाब से कुछ भी करने लगा था। तो हम इसे व्यक्तिगत लोकतंत्र बोलेंगे। फिर विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र आया इसके बाद, दूसरी सदी में। फिर विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र में कुछ विद्वानों का ये मानना था कि जनता को अगर हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो जनता किसी का भला नहीं कर पाएगी, वो सब अपना अपना बढ़ने का सोचेंगे। तो ये ऐसा विशिष्ट वर्गीय में कहा गया, और कहा गया इसमें कि इसीलिए जो है शासन को जनता के हाथ में न देकर किसी भी समाज के विशिष्ट वर्ग यानी कुलीन वर्ग के हाथ में दे देना चाहिए, जो कि जनता के अधिकारों के लिए फैसले ले सके। ये इसमें माना तो कुलीन वर्ग को जो है इसमें जनता से ऊपर मान लिया गया, यानी कि जो यहाँ से निकल कर आए 16वीं 17वीं सदी से गुलाम होकर नहीं निकल कर आए, फिर वो यहाँ पर फिर गुलाम हो गए। फिर इसके बाद 20वीं सदी में ही फिर आगे बहुलवादी लोकतंत्र की विचारधारा है। बहुलवादी लोकतंत्र में बहुलवादी से शब्द से ही पता हो रहा है, बहुलवाद यानी कि ज्यादा। तो इसमें लोकतंत्र का यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। लोकतंत्र ना तो सीधे सीधे तौर पर जनता के हाथ में रहेगी, ना सीधे तौर पर कुलीन वर्ग के हाथ में रहेगी। किसी संस्था द्वारा, किस संस्था का निर्माण जनता के द्वारा होगा, वो लोकतांत्रिक शक्तियों का वहन करेगा, और किसके लिए करेगा, वो जनता के लिए करेगा। ये आपका बहुलवादी लोकतंत्र है। तो इसी में ये सब चीजें लिखी हैं। आप देखिए, अधिनायक तंत्र को सर्वाधिकारवाद या फिर फाशीवाद भी बोलते हैं। फाशीवाद बोलते हैं हमेशा, फाशीवाद इटली की जन्म माना जाता है, और मुसोलिनी से संबंधित है फाशीवाद। और इसमें इसे बोलते हैं राजतंत्र, यानी कि राष्ट्र को इतना महत्व दे दिया जाता है इसमें, राष्ट्र ही सब कुछ है। राष्ट्र ही आपको भला कर सकता है, और राष्ट्र नहीं रहा तो आपको कभी भला नहीं हो पाएगा। ये आपका फांसीवादी की विचारधारा होती है। यह लोकतंत्र का विलोम होता है, जहां लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है, वहीं अधिनायक तंत्र राज्य को सर्वोपरि मानता है। यह राज्य को सर्वशक्तिमान है और निरंकुश संस्था मानता है। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा तो वो तो फ्री है कुछ भी करने के लिए। देखिए उदाहरण,
यहाँ पे लिखा है लोकतंत्र उदारवाद की देन है। 16वीं या 17वीं सदी में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। 18वीं सदी में लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई जिसके परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई। 18वीं सदी को संवैधानिक शासन की सदी को बोलते हैं। अब देखो सीधे क्वेश्चन आएगा, संवैधानिक शासन बोलते हैं आपकी 18वीं सदी को। 18वीं सदी को संवैधानिक शासन की सदी बोलते हैं। इसे हम क्लासिकी लोकतंत्र भी कहते हैं। क्लासिकी लोकतंत्र उदारवाद की देन माना जाता है और क्लासिकी लोकतंत्र को ही व्यक्तिवादी लोकतंत्र हम बोलते हैं। ये देखिए हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत लोकतंत्र के बारे में। वैसे बता चुके हैं व्यक्तिगत लोकतंत्र में जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। यह परंपरावादी व्यक्तिवादी सिद्धांत है। इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस एवं पश्चिमी देशों के आंदोलन का परिणाम है। शासकीय लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। यह राज्य को यह राज्य को कार्यों को सीमित करता है। राज्य के कार्य सीमित होते हैं इसमें। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। अमेरिकी संविधान उदारवादी लोकतंत्र के घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ आपके कहीं भी आ जाएंगे, ऐसा संबंधित है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप नीति को अपनाया वेलफेयर वेलफेयर नेशन, और इसी सिद्धांत को कहते हैं लेसेस फेयर का सिद्धांत। लेसेस फेयर का सिद्धांत। और लोग पहले विचारक थे जिन्होंने सत्ता या सरकार को जनता की सहमति का परिणाम बताया। जनता या सत्ता पहले लोग पहले विचारक थे जिन्होंने सत्ता या सरकार को जनता की सहमति का परिणाम बताया। किसने बताया ये? लॉक ने बताया। लॉक ने प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार और संसदीय सरकार, विधि का शासन एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया। किसने किया? लॉक ने किया। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में द स्पिरिट्स ऑफ लॉ, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत की का प्रतिपादन किया और यही सिद्धांत अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधार बना। किस पुस्तक में किया? इनकी इनकी पुस्तक इंपोर्टेंट है, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ। शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत किसने किया? मोंटेस्क्यू ने किया। फिर रूसो ने लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक रूसो को मानते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक रूसो ने जनता की सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी की समर्थन किया। जनता का इन्होंने कहा कि सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी होगी वो जनता की होगी। स्पष्ट से प्रतिनिधि लोकतंत्र का जनक कहा जाता है बेंथम को। बेंथम के अनुसार प्रतिनिधि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत पर आधारित है। फिर देखिए बेंथम का क्या मानना है। बेंथम ने कहा है लोकतंत्र वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मताधिकार पर आधारित है एवं बहुमत के शासन पर चलता है। तो इन्होंने वयस्क मताधिकार की बात करी और दूसरी बात करी आपकी गुप्त मतदान की बात करी। फिर बेंथम केवल शिक्षितों को ही मताधिकार का अधिकार प्रदान करना चाहते थे और महिलाओं को इन्होंने अधिकार से वंचित करा। फिर बेंथम इंग्लैंड की संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष के करने में पक्षधर थे। लॉर्ड सभा के विरोधी थे ये, क्योंकि लॉर्ड सभा जो थी वो वंशानुक्रम शासन पर आधारित थी। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी बात करिए सीले ने करी है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करिए आपकी बेंथम, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करिए आपने रूसो ने। फिर बेंथम के शिष्य हैं जेएस मिल। जेएस मिल जेएस मिल ने गुणात्मक और नैतिक पहलू पर बल दिया। मिल का मानना है कि लोकतंत्र वहीं सफल है जहां लोग ईमानदार, कर्तव्यपरायण होते हैं। मिलने मिलने अपनी गवर्नमेंट चाहे जैसी हो दूसरों से अच्छी होती है, ये बात मिलने कही है। मिल कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र वह है जहां सभी लोग भाग लें, लेकिन समाज में सभी लोग बुद्धिमान, शिक्षित, ईमानदार और चरित्रवान नहीं होते, इसलिए लोकतंत्र संभव नहीं है। मिल ने ये बात कही है। फिर मिल उन्हीं लोगों को मताधिकार देने के पक्षधर में जो जो पढ़ना लिखना और गिनना जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से आपने, मिलने किन लोगों को मताधिकार के पक्षधर थे? तो इसमें एक है पढ़ना, दूसरा लिखना और फिर तीसरा गिनना। अर्थात मिलने योग्यता के आधार पर मताधिकार का समर्थन किया। वह कहा कि जो ज्यादा शिक्षित है
उन्हें ज्यादा मताधिकार देने का अधिकार है, और जो कम शिक्षित है उन्हें कम मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त है। मिल के अनुसार मतों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। ये एक बात किसने बोली है? ये आपकी मिल ने बोली है। मिल ने अल्पसंख्यकों की विधायिका में भागीदारी के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? वो आपका जीएस मिल ने किया। मिल पहले विचारक थे जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार का समर्थन किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है कि महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किसने किया सर्वप्रथम? तो ये आपका मिल ने किया। फिर मिल ने लोकतंत्र में लोक मत को महत्व देते हुए कहा कि ये कथन इंपॉर्टेंट है इनका बहुत ज्यादा, यदि डेमोक्रेसी को डंडाक्रेसी से बचाना है तो जनता के हाथ में सतर्कता का सदाबहार डंडा देना होगा, जिससे शक्ति के अंधे एवं कुर्सी के दीवाने इन राजनीतिज्ञों की जनता खबर ले सके। ये आपका मिल ने कथन कहा था। तो फिर वही एक क्लासिकी लोकतंत्र है, व्यक्तिगत लोकतंत्र की विशेषताएं। सभी व्यक्तियों को राजनीतिक प्रणाली के रूप में सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। फिर यह सरकार को जनता की सहमति का परिणाम मानती है और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात बोलती है। यह बहुमत के शासन में विश्वास करती है। यह निरंकुश राजतंत्र व कुलीन तंत्र के विरोधी है, बिल्कुल है। फिर क्लासिकी लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। यह राज्य को सीमित करती है, बिल्कुल। यह राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करती है। यही सब बात हो जाए। क्लासिकी लोकतंत्र में व्यक्ति का अकेले अकेले महत्व होता है। अपनी व्यक्ति राजनीति में अकेले हिस्सा लेता है। निर्दलीय व्यवस्था होती है। यह है प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार और चुनी हुई सरकार गुप्त मतदान आदि का समर्थन करते हैं। तो सरकार को जनता का समर्थन करना चाहिए, ये मानते हैं लोग। फिर आपका विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र 20वीं सदी में आया, और ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप आया कि जब जब व्यक्तिवादी लोकतंत्र की स्थिति हो गई तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नई अवधारणा दी, जिसे विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र बोला। इसमें यही होता था कि शासन जो है समाज के विशिष्ट वर्ग के हाथ में दे दिया जाए, जिससे वो खुद का भला कर सके और का भला कर सके। देखो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ये फांसीवादी का समर्थन करता है। इस सिद्धांत को लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत माना जाता है। यह अनुभववादियों की देन है, और यह सिद्धांत मार्क्सवाद फाशीवाद का दार्शनिक उत्तर देने के लिए अस्तित्व में आया। अनुभववादियों का नारा है कि यदि लोकतंत्र से बचना है तो जनता से दूर रखना होगा। इनका मानना था कि संपूर्ण जनता समझदार नहीं होती, वह अपना हित नहीं जानती, इसलिए शासन सत्ता विशिष्ट वर्ग के हाथों में सौंपनी चाहिए। इन्होंने पढ़े लिखे एवं कुलीन वर्ग को विशिष्ट वर्ग कहा है। अनुभववादी के अनुसार ये विशिष्ट वर्ग के लोग जनता के कार्यों को ज्यादा बेहतर जानते हैं। इनका मानना है कि लोकतंत्र बहुमत के शासन के रूप में शासन अल्पतंत्रीय होता है, ये इनका मानना है। फिर विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र का प्रतिपादन 20वीं सदी में या अब ये इटली के दो समाज वैज्ञानिक थे, पेरेटो और मोस्का। ये किससे संबंधित है? सीधा आएगा, पेरेटो और मोस्का संबंधित थे। तो आपके ये थे आपके विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र से संबंधित थे दोनों। फिर इसका समर्थन किसने? रॉबर्ट मिशेल्स ने किया। शुम्पेटर और मेन मेन मेनहाइन सार्टोरी आदि ने इनका समर्थन किया। पेरेटो और मोस्क ने कहा किसी भी समाज को संगठन में महत्वपूर्ण लोग ही निर्णय लेते हैं, चाहे वह संगठन कैसा भी हो, ये पेरेटो का मानना था। फिर रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा गुटतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहा कि हर शासन अल्पतंत्रीय होता है, जिन्हें इन्होंने अदला बदली के का सिद्धांत का प्रतिपादन कहा। इनका मानना था कि शासन चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ ही लोग भाग लेते हैं। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय लोग अ, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के लिए पेरेटो ने शासक विशिष्ट वर्ग कहा। देखो मॉस्को ने क्या कहा? मॉस्को ने राजनीतिक विशिष्ट वर्ग कहा। मिशेल्स ने शक्ति विशिष्ट वर्ग कहा। फिर आपका बहुलवादी लोकतंत्र।
जो बहुलवादी लोकतंत्र था, ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण विश्वास रखते थे। ये जो है आपके संगठन और समूह में शक्ति देना चाहते थे। आर्थर वेंटले ने 1960 में समूह की भूमिका पर बल दिया। इसमें आर्थर वेंटले ने 1908 में समूह की भूमिका पर बल दिया। फिर है डेविड ट्रूमैन की पुस्तक का नाम है गवर्नमेंटल प्रोसेस में गैर राजनीतिक समूहों की भूमिका पर बल दिया। फिर बहुलवादी लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न समूहों के हितों के आपसी सलाह सलाह मशवरे से नीति निर्धारण किया जा सके, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सके। ये इनका मानना था। फिर रॉबर्ट डेल की एक फेमस पुस्तक है पोलार्की में बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थन किया इन्होंने। बहुलवादी लोकतंत्र ने एकलवादी और क्लासिकी। अब बहुलवादी लोकतंत्र के अनुसार यह सत्य है कि सत्ता में बैठे कुछ ही लोग भाग लेते हैं, वहीं सारे निर्णय वही सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सत्ता में कुछ लोग भाग लेते हैं और वही लोग सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन वे अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार कोई भी निर्णय, फिर इसमें कुछ कथन है, जैसे सार्टो ने कहा था लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक युग का भ्रम कहा है इन्होंने, सार्टोरी ने। फिर मार्क्स ने कहा है लोकतंत्र को सड़ा शब्द, संसद को गप्प मारने की सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ से बनते हैं। ये लोकतंत्र को प्रजातांत्रिक युग का भ्रम किसने कहा? सार्टोरी ने कहा। मार्क्स ने क्या कहा? सड़ा शब्द और गप्प मारने की दुकान कहा। पेली रेंट ने क्या कहा? लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, ये इन्होंने कहा था। लूडोविसी ने क्या? लोकतंत्र लोगों की मृत्यु की ओर ले जाता है लोकतंत्र इनके अनुसार। अस्तु के अनुसार लोकतंत्र को भी तंत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसमें गांधी जी के अनुसार गांधी जी ने क्या मानते हैं? प्रजातंत्र एक ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें जनता भेड़ों के समान कार्य करे, जनता को जागरूक करना होगा, ये इनका मानना था। अब हम पढ़ते हैं विधि एवं दंड का सिद्धांत। राज्य अपने नागरिकों के जीवन संचालन के लिए नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है, जिसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करते उसे राज्य दंडित करता है। तो इसीलिए विधि एवं दंड का सिद्धांत है उनका है। राज्य द्वारा निर्मित व नियमित किए गए नियमों को कानून कहते हैं। अब इसमें ऑक्सफोर्ड ने क्या लिखा है? सत्ता द्वारा आरोपित आचार विचार के नियमों को कानून कहा जाता है। फिर ऑस्टिन का सबसे महत्वपूर्ण कथन है इसमें, जो कि हर बार पूछा जाता है कि कानून संप्रभु का आदेश है। और ये अपने यहाँ भारत में चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया जाने वाला आदेश है, ये ऑस्टिन के अनुसार है। फिर पाउंड के अनुसार न्याय के शासन में जनता व नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहा जाता है, ये इन्होंने कहा है। फिर सालमन ने कहा है कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय न्याय प्रशासन उसे लागू करता है, ये सालमन का कहना है। फिर पैंथम का कहना है विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख होता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका दिया था बेंथम। मैकाइवर राज्य कानून मैकाइवर राज्य कानून का शिशु व जनक दोनों है, ये तो मैकाइवर का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य कानून का शिशु व जनक दोनों है। कौटिल्य वही संप्रभु द्वारा दिए हुए आदेश। पढ़ लेते थे कानून के अनिवार्य तत्व। कानून के लिए नागरिक समाज का होना अति आवश्यक है। कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए संप्रभु सत्ता का होना आवश्यक है। देखिए क्या क्या है, नागरिक समाज होना चाहिए, संप्रभु सत्ता होनी चाहिए, बाह्य आचरण होना चाहिए। और फिर है आपका कानून का संबंध व्यक्ति के बाह्य आचरण से है। फिर है कानून का पालन अति आवश्यक होता है, जो पालन नहीं करता है उसे राज्य दंडित करता है, ये नियम है। फिर राज्य का पालन कानून का पालन दंड के भय से नहीं बल्कि सामाजिक हित में रखकर किया जाना चाहिए। अब देखिए कानून के स्रोत हैं धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं, धर्म,
कानूनी टीकाएं, न्यायिक न्यायिक निर्णय, सत्य व औचित्य की नीतियां, व्यवस्थापिका एवं व्यवस्थापिका विधायिका। ये आपकी सर्वोच्च उत्तम स्रोत क्या है? संसद। तो संसद ही कानून बनाता है। 28 जो है विधि का शासन दिया इन्होंने, और इनकी 4 पुस्तकें जिसमें लॉ शब्द लिखा हुआ है, लॉ शब्द लिखा जाएगा तो वो 28 ने लिखी है। कानून का उद्देश्य क्या होता है? शक्ति की स्थापना, नागरिकों की उन्नति, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, समान अवसर प्रदान करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। अच्छे कानून के क्या लक्षण है? सरल होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें निष्पक्षता है, और नागरिक अधिकारों व मनुष्य को के सर्वांगीण विकास के लिए रक्षक होना चाहिए। कानून के पालन का आधार क्या है? भय। भय से हम लोग करते हैं पालन, जैसे कि हेलमेट पे चालान 1000 रुपए कर दिया गया, तो चालान के डर से हम लोग हेलमेट लगा के जाएंगे। बिना डर के भी लगाने के जाना चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए। फिर है तर्क एवं उपयोगिता, सहानुभूति, स्वभाव और आलस्य। कानून के प्रकार, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे व्यक्तिगत कानून क्या होता है? व्यक्तिगत कानून होता है इस प्रकार के कानून व्यक्तिगत संबंधों को सुनिश्चित करते हैं, जैसे ऋण संबंधी कानून, क्रय विक्रय संबंधी कानून। सार्वजनिक कानून, इस प्रकार का कानून व्यक्ति एवं राज्य के संबंध को सुनिश्चित करता है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या आदि संबंध। संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून वह कानून जिसके द्वारा राज्य सरकारों का ढांचा तय किया जाता है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भी संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। फिर है सामान्य कानून, फिर है प्रशासनिक कानून और अध्यादेशात्मक कानून। ये अध्यादेशात्मक, जिस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो और कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाएं, तो हमको जो कानून पारित कराना हो वो अस्थायी रूप से पारित होता है, उसे हम अध्यादेश बोलते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति व 213 आपका राज्यपाल का इसमें वर्णन कर सकता है ये। फिर है राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। राष्ट्रीय कानून वो है जो राज्य संप्रभु द्वारा लागू किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो दो राष्ट्रों के बीच लागू होता है। अब दंड का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता उसे दंडित किया जाए। इसमें डेविडसन और सालमन सालमन ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। निवृत्तात्मक दंड का सिद्धांत, निरोधात्मक दंड का सिद्धांत, सुधारात्मक दंड का सिद्धांत और प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। हम देख लेते हैं इसे। निरोधात्मक क्या है? जब कोई अपराध बार बार करता है तो उस अपराध को रोकने के लिए एक ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे वह अपराध करने लायक न रह सके। जैसे बार बार चोरी करने पर आजीवन कारावास देना, तो उसे क्या बोलते हैं? निरोधात्मक, एकदम रोक लगाती उसमें। फिर है निवृत्तात्मक, इसके समर्थक टीएच ग्रीन थे। किसी अपराध को ऐसा दंड दिया जाए जिससे वह समाज के लिए उदाहरण बन जाए, जैसे कि फांसी। निवृत्तात्मक। सुधारात्मक, ये था आपका जो है जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। यह सिद्धांत अपराध को एक रोग और अपराधी को एक रोगी की भांति मानता है। इसके जनक बैंथम माने जाते हैं। फिर है प्रतिशोधात्मक दंड, ये बदले की भावना से यह दंड दिया जाता है, सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कहलाता है ये। इसके समर्थक थे आपके कांट व हेगल। फिर है आदर्शात्मक दंड, दंड दंड उतना दिया जाए जितना न्यायोचित हो। ये आपका यहाँ से दंड हो गया है। फिर आपका नागरिकता, नागरिकता से संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस नागरिकता से संबंध ज्यादातर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रचार जो है, विचार जो है इसका अरस्तु ने दिया है, और अरस्तु ने किसे अपने नागरिक के अंतर्गत माना जाता था, और नागरिकता कितने प्रकार की होती है। क्योंकि नागरिकता से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो नागरिकता से क्वेश्चन आपका संविधान वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। नागरिकता आधुनिक काल की देन मानी जाती है। सन 1789 में इसे परिभाषित किया गया। अब टीएच मार्शल इससे संबंधित है। टीएच मार्शल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है आपका सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस, में इन्होंने विचार दिया है। इसमें दो दो ही विचार है, एक तो टीएच ग्रीन का विचार है और दूसरा अरस्तु का विचार है। देखो, अरस्तु ने
स्त्री, दास, विदेशी और बच्चों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा है। जब ये नागरिकता की परिभाषा करते थे अपने राज्य में, तो उस राज्य तो उस परिभाषा में स्त्री, दास और विदेशी और बच्चों को नागरिकता के अंतर्गत नहीं लाते थे। नागरिकता आधुनिक काल की देन मानी जाती है, बिल्कुल। चलिए मित्रों, यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि नागरिकता में बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा इससे संभावना नहीं रहती है। और देखते हैं, चलो, नागरिकता दो प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक नागरिकता और दूसरी वास्तविक नागरिकता। यह औपचारिक नागरिकता क्या होती है? वह नागरिकता होती है जिसे राज्य में केवल नागरिकता या फिर नागरिक अधिकार प्राप्त हो, ये आपकी होगी। औपचारिक और वास्तविक होगी, वह होती है जिसमें राज्य में नागरिकता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। ये होगा आपका वास्तविक अधिकार। चलिए मित्रों, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और आगे पढ़ते रहिए।